उत्तराखंड में दूसरे राज्य वालों को आरक्षण नहीं। उत्तराखंड की नौकरियों में दूसरे राज्य के व्यक्ति को समान श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उत्तराखंड की बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों की वजह से उठे विवाद को लेकर कार्मिक विभाग ने आरक्षण पर स्पष्ट राय दे दी है। कार्मिक विभाग का कहना है कि पूर्व में 10 अक्टूबर 2002 में भी यह स्पष्ट किया जा चुका है। दरअसल पुनर्गठन अधिनियम की 5वीं 6वीं अनुसूची में उत्तराखंड की अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति अलग से चिन्हित हो चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड के अलावा किसी दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थी को राज्याधीन सेवाओं में SC/ST के लिए मान्य आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। मामले में कार्मिक व समाज कल्याण विभाग के बाद शिक्षा सचिव रविनाथ रवन ने न्याय विभाग से भी परामर्श मांगा था। न्याय विभाग की राय भी कार्मिक के अनुसार ही आई। अब शिक्षा विभाग की तीनों महकमों की राय को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लेना है। शिक्षा सचिव मामले में जल्द आदेश दे सकते हैं। उधर बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने कहा कि मामले में शासन के निर्देशानुसार मांगे हैं। निर्देश मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उपनल कर्मियों का 11 से बेमियादी हड़ताल का ऐलान। उपनल कर्मचारी महासंघ ने 11 नवंबर से बेमियादी हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। महासंघ के प्रदेश कार्यकारिणी की रविवार को यमुना कॉलोनी में हुई आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गुदियाल की अध्यक्षता में देर शाम तक चली बैठक में हाई कोर्ट के आदेश और सरकार के रुख पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार नियमितीकरण और न्यूनतम वेतनमान लागू करने की कार्यवाही जल्द शुरू नहीं की तो आर पार की लड़ाई शुरू करेंगे। वक्ताओं ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की SLP सुप्रीम कोर्ट में निरस्त हो चुकी है। ऐसे में हाई कोर्ट का आदेश स्वतः प्रभावी हो गया है और सरकार को तत्काल नियमितीकरण की कार्यवाही पर कार्य करना चाहिए। भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पूर्व विधायक आशा नौटियाल को प्रत्याशी घोषित किया। बीजेपी ने रविवार को केदारनाथ उपचुनाव के लिए पूर्व विधायक आशा नौटियाल को प्रत्याशी घोषित कर दिया। आशा नौटियाल बीजेपी से पहले भी विधायक रह चुकी हैं। वर्तमान में आशा नौटियाल भाजपा महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं। इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने पूर्व विधायक मनोज रावत को उम्मीदवार घोषित किया। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने 13 दावेदारों में से मनोज को प्रत्याशी घोषित किया। सोमवार को जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में मनोज रावत नामांकन करेंगे, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता समर्थन में मौजूद रहेंगे। ऋषिकेश में 1.5 साल की बच्ची चोरी, पुलिस के हत्थे चढ़ी महिला चोर। त्रिवेणी घाट चौकी क्षेत्र अंतर्गत माया कुंड की झुग्गी झोपड़ी में 1.5 साल की बच्ची चोरी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस महिला के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। बहरहाल महिला को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। आरोपी महिला ने माया कुंड से बच्ची को चोरी किया था। बच्ची चोरी होने से परिजनों में हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर परिजन त्रिवेणी घाट की ओर दौड़े, जहां स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बच्ची चोरी कर भाग रही महिला को पकड़ लिया। टिहरी में पहली बार राज्य स्तरीय बेसबॉल प्रतियोगिता का हुआ आगाज। 7 जिलों के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। उत्तराखंड बेसबॉल एसोसिएशन का तत्वाधान में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पहली बार बौराड़ी स्टेडियम नई टिहरी में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बेसबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 7 जनपदों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें टिहरी, देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हल्द्वानी शामिल है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ग्राम स्तर तक की प्रतिभाओं को निखारने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। खेलों में स्वस्थ शरीर क्षमता, टीम भावना और कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए खेलों की ओर उन्मुख करना होगा। उनकी प्रतिभा को उभारने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहन भी देना होगा। देखिए, युवाओं के लिए जितना हम खेल प्रतियोगिताएं करा सकते हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, वो आज के ज़माने में और भी ज़रूरी है। जबकि हम देख रहे हैं कि अधिक से अधिक युवा सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन्स और कहीं कुछ लोग नशाखोरी आदि में भी सम्मिलित हो रहे हैं। तो ऐसे आयोजक अब कराने के लिए जिला प्रशासन और अन्य जो भी हमारे खेल विभाग है, सभी के द्वारा किया जा रहा है। आज यहाँ पर उत्तराखंड बेसबॉल एसोसिएशन के द्वारा एक राज्य स्तरीय बेसबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। एक नया गेम है इंडिया के कंटेक्स्ट में, भारत के कंटेक्स्ट में, लेकिन फिर भी यहाँ पे युवाओं के द्वारा इसको काफ़ी उत्साह के साथ खेला जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर टिहरी के अलावा भी अन्य जनपदों से भी टीमों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। अगले 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं इसमें समस्त आयोजकों को बधाई देता हूँ और सभी जो बाहर से खिलाड़ी आए हैं सभी को यहाँ पर जनपद में वेलकम करता हूँ। 1 नवंबर से देवप्रयाग ऋषिकेश हाईवे पर रात को नहीं चलेंगे वाहन। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बढ़ते हादसों के बाद पुलिस ने कमर कस ली। देवप्रयाग ऋषिकेश हाईवे पर रात में वाहनों की आवाजाही बाधित रही। देवप्रयाग पुलिस ने ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर रात्रि में बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। देवप्रयाग ऋषिकेश हाईवे पर 1 नवंबर से रात में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। यह निर्णय सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और
दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए उठाया गया। केवल आपातकालीन सेवाएं इस प्रतिबंध में मुक्त रहेंगी। थानाध्यक्ष महिपाल सिंह रावत ने बताया कि देवप्रयाग ऋषिकेश हाईवे पर रात्रि के समय आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हादसे में कई लोग जान गंवा चुके हैं, जिसको रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक टीरी के निर्देश पर 1 नवंबर से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक देवप्रयाग से ऋषिकेश के बीच वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। जो हमारा ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक NH है, इसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और ये ज़्यादातर दुर्घटनाएं रात के समय में होती हैं। हमारा लोगों से आग्रह है कि जो इस मार्ग को और यात्रा करते हैं उस पर उनको सावधानी बरतनी होगी। रात्रि के समय इस रोड का प्रयोग न करें। अच्छा होगा कि आप उचित स्थान पर, जैसे श्रीनगर हमारा बड़ा मार्केट है, या आगे रुद्रप्रयाग है और आगे गौचर है, या इधर अगस्त मुनि है, फिर उसके बाद कीर्तिनगर है, या जो हमारे देवप्रयाग है, इस स्थानों पर आप रुक सकते हैं। और रात में प्रयोग करने पर आप जो है इस कभी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। और मैंने देखा अभी तक जो जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं वो रात्रि के समय ज़्यादा हो रही हैं। और जनहित में मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि आप इस मार्ग का प्रयोग रात्रि में बहुत ही कम करें। अगर बहुत ही आवश्यक हो तभी करें, वरना जो है आप ना करें इसको। आप उचित स्थान पर रह सकते हैं। और मैंने ये देखा कि ये अधिकतर दुर्घटनाएं किस कारण हो रही हैं कि अब ये रोड जो है हमारी बहुत अच्छी बन गई है, पूरा जो हाईवे है बहुत अच्छा है, और कुछ इन स्थानों पे जो है अधिकतर दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये हमारा ये जो आकलन है अब तक वो मैंने देखा कि हमारा जो ये रूट है इसमें अधिकतर लोग जो हमारे दिल्ली और गाजियाबाद मतलब या NCR से आते हैं, या देहरादून से आते हैं, या यूपी के अन्य शहरों से आते हैं, तो उनके जो पहाड़ में काम है उनके, वो उसको निपटा करके फिर वापसी सोचते हैं। जैसे वो सुबह वहाँ से 3-4 बजे चलते हैं, 2-2:30 बजे चलते हैं, उसके बाद वो यहाँ अपने जिस स्थान पर आते हैं काम है, तो उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। जिस प्रकार से उनको थकान हो जाती है या नींद की झपकी रहती है, नींद पूरी न होने के कारण फिर जो है वो रात्रि में चलते हैं और उसके बाद दुर्घटना उनके साथ में हो जाती है। तो मेरा जनहित में यही आग्रह है और यही निवेदन है लोगों से कि आप इस मार्ग का प्रयोग कम से कम करें। ये हमने 1 तारीख से वैसे भी इस पर प्रतिबंध कर दिया कि आप रात्रि में न जाएं, बहुत ही जरूरी है तभी आप जा सकते हैं। और आवश्यक सेवाएं जितनी भी है वो चलती रहेंगी, और कोई बीमार है या किसी इमरजेंसी में किसको जाना है वो जा सकता है, पर जो है अनावश्यक रूप से वाहनों को रोक दिया जाएगा। दीपावली को लेकर वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द। वन विभाग ने तराई के जंगलों में बढ़ाई गश्त। दीपावली और सर्दियों के मौके पर जंगलों में वन्य जीव तस्कर सक्रिय हो जाते हैं, जिसको देखते हुए वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े तराई पूर्वी वन प्रभाग अंतर्गत वन और वन्य जीवों की शिकार और तस्करी रोकने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली, जिसके तहत फील्ड कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी। इसके अलावा वन विभाग की टीम रात्रि गश्त को भी बढ़ा दिया गया। दिवाली के दृष्टिगत एवं शीतकाल प्रारंभ होने के दृष्टिगत प्रभाग के हमारे जितने भी स्टाफ हैं उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। उनको विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि जो हमारे बैरियर्स वगैरह हैं वहाँ पर चेक करें कि किसी प्रकार से अवैध उल्लू के शिकार इस समय होते हैं, उनको चेक करते रहें। इसके साथ ही उनको निर्देशित किया गया है कि LIU वगैरह से भी संपर्क स्थापित करें और कोई इंटेल अगर मिलती है तो उस पर कार्रवाई करें। और प्रायः इस समय पे शिकारी द्वारा बहुत ज़्यादा राशन एकत्रित करके जंगल में जाने की संभावना बनी रहती है, तो इसलिए उनको ये भी कहा गया है कि राशन की जो दुकानें हैं आसपास वहाँ पर भी जाके संपर्क करें, और कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति अगर दुकानदार को पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में राशन ले रहा है तो उस पर भी नज़र रखें और निरंतर संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करें, और जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना होने से बचाया जा सके। पंचायत चुनाव पर निर्वाचन आयोग के पाले में गेंद। सरकार त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव के लिए तैयार। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर संशय की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ पंचायत प्रतिनिधि पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार का अब तक रवैया कार्यकाल न बढ़ाने का रहा। हालांकि पंचायत प्रतिनिधियों का लगातार दबाव के बाद सरकार को इस पर विचार करना पड़ा, लेकिन पंचायत में चुनाव से जुड़े नियम कार्यकाल बढ़ाए जाने आड़े आ रहे हैं। उत्तराखंड में इसी साल 27 नवंबर को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मौजूदा स्थिति में ऐसा लगता नहीं कि तय समय पर चुनाव हो सकेंगे। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार से कार्यकाल बढ़ाने और उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायत चुनाव 13वें जिले हरिद्वार के साथ 2027 में करवाने की मांग की थी। दरअसल उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के अंतर्गत आने वाली पंचायतों के चुनाव बाकी जिलों से अलग होते हैं। ऐसे में एक राज्य एक पंचायत चुनाव के तर्क के साथ पंचायत प्रतिनिधि 12 जिलों के पंचायतों को कार्यकाल को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उधर एक्ट में पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं होने की बात के साथ शासन ने यह स्पष्ट कर दिया कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता। इसके अलावा पंचायती राज सचिव ने यह स्पष्ट कर दिया, क्योंकि एक्ट में इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं है।
इसलिए पहले से ही चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और जब भी निर्वाचन आयोग समय सीमा तय करेगा, सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके संबंध में अवगत कराना है कि पिछले महीने पंचायत प्रतिनिधियों का एक बैठक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों की बात सुनने के बाद ये कहा था कि 20 अक्टूबर तक एक सुविचारित प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पुटअप किया जाए। जो निदेशालय से जो प्रस्ताव आया और जिसमें हमने अपने सबसे बड़े लॉ ऑफिसर एडवोकेट जनरल की भी सलाह ली, उसमें उन्होंने ये सलाह दी कि इसमें चूंकि इन पंचायत प्रतिनिधियों ने ही कहा था कि कुछ राज्यों में शायद ऐसी व्यवस्था पहले रही है, तो उसका स्टडी करने के लिए हमारे लॉ ऑफिसर ने सजेस्ट किया था। तो हमने एक जिम्मेदारी सौंपी है, हमारे युगल किशोर पंत जी एडिशनल सेक्रेटरी पंचायती राज हैं, उनसे कहा है कि एक सप्ताह के भीतर स्टडी करके एक सुविचारित प्रस्ताव हमें उपलब्ध कराएं ताकि इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष निर्यात रखा जा सके। इसके अलावा जो पंचायत प्रतिनिधियों का ये कहना है कि कार्यकाल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसमें एक्ट में और नियमों में व्यवस्था बड़ी क्लियर है कि 5 वर्ष से कार्यकाल अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। इसीलिए हमने चुनाव की तैयारियां पहले से शुरू कर दी थी और सरकार ने निर्वाचन आयोग को यह अवगत करा दिया है कि जो भी समय सीमा निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाएगी, सरकार उसका अनुपालन करने के लिए तत्पर है।